हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा। बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं फोर्स क्या होता है और कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो यहाँ पर अपन फोर्सेस को बच्चों डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करते हैं व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। तो बच्चों फोर्स वर्ड आते ही अपने दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई यहां पर बात हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो पुश और पुल लगने वाला है उसकी। लेट अस से कि ये कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, आप डेली लाइफ में खूब अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब या तो खींचते हो या उसको धक्का मारते हो तो एक तरीके से वो क्या हो गया, फोर्स हो गया। और इसी को अपन जस्टिफाई करते हैं प्रॉपर फिजिक्स लैंग्वेज में दैट अगर मैंने इधर से ये इसको धक्का लगाया जिसको हम बोलते हैं पुश, पुश मतलब धकेलना, और या मैं इसको खींच रहा हूं इधर से, तो ये हो गया यहां पर पुल। तो सिंपली व्हाट इज अ फोर्स। तो फोर्स को बच्चों अपन डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सिंपली पुश और पुल दैट टेंड्स टू चेंज पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में टेंडिंग टू चेंज, टेंडिंग का मतलब कि भाई उसने कोशिश करी है। देयर मे बी चेंज और मे नॉट बी चेंज, चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अपन देखते हैं कई बार जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो भारी वस्तुएं होती हैं, उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अपन अप्लाई करते हैं, मतलब पुश और पुल वहां पर अपन अप्लाई करते हैं, तो उनकी पोजीशन में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो लेकिन वहां पर अपन ने तो कोशिश करी है, अपन ने तो पुश और पुल किया है, तो इस पुश और पुल को ही बच्चों अपन बोलते हैं फोर्स। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया यहां पर। अपन बात करें इसके लिए एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट होती है बच्चों इसकी न्यूटन। साइंटिस्ट न्यूटन के नाम पे इसकी एसआई यूनिट रखी गई है न्यूटन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल एन से, रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों। अगर अपन इसकी सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट क्या होगी फोर्स की, ये होगी बच्चों डाइन। सीजीएस यूनिट होती है डाइन। और न्यूटन और डाइन में अगर मैं रिलेशन की बात करूं, इनमें संबंध की बात करूं बच्चों में, तो एक न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन। एक न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन्स। तो ये एक सिंपल रिलेशन होता है इनकी यूनिट्स में। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट न्यूटन, और डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ फोर्स ये आपकी वेरी कर सकती है। आप एमकेएस यूनिट के साथ में, जैसे आपने एफ इज इक्वल टू एम ए जब पढ़ा था इसी चैप्टर में शुरू में, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में अपन ने बात करी थी एफ इज इक्वल टू एम ए, तो वहां से आप कह सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो, तो वहां पर इसकी अदर यूनिट्स भी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो अपन बात करते हैं इसकी न्यूटन। तो बच्चों अपन इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है फोर्स की। तो सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, ये जो मैंने दो यूनिट्स आपको बताई हैं, तो ऑल द फोर्सेज इन नेचर एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो ईएमएफ है आपका, उसको छोड़ के नेचर में जितने भी फोर्सेज होंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको आप ईएमएफ बोलते हो, ईएमएफ सिंपली आपका पोटेंशियल होता है, तो इसको अपन फोर्स में काउंट नहीं करते। तो ईएमएफ को छोड़ के नेचर में आपके जितने भी फोर्सेज होते हैं, सारे फोर्सेज के लिए यूनिट एंड डायमेंशन होती है सेम। तो ऐसा यूनिट की तो बात करूं तो ये होगी हमेशा न्यूटन, चाहे कोई भी फोर्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे आपका कोई सा भी फोर्स हो, ऑल द फोर्सेज हैव एसआई यूनिट न्यूटन। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों इनका होता है m1L1T-2। तो फोर्स का कोई भी जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, उस सिंपलेस्ट फॉर्मूले से आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हो। बच्चों मैंने ये डायमेंशन निकाल दी यहाँ पर F = ma से।
तो m तो हो गया आपका मास द्रव्यमान, a हो गया आपका एक्सीलरेशन त्वरण, तो एक्सीलरेशन के लिए होता है L1 t-2। सो डायरेक्टली यू कैन से दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिकम्स m1 L1 t-2। तो बच्चों ये एक हो गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर, ऑल द फोर्सेज इन नेचर एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट भी सेम होगी और डायमेंशन भी सेम होगी, मतलब उसका मात्रक और विमा दोनों होंगे बच्चों समान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को छोड़ के। तो ये अपन ने बात करी हमारे फोर्स के बारे में बेसिक कि क्या होता है, इस फोर्स क्या होता है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ये बच्चों अपन ने जनरल बात कर ली। एक और चीज यहां पर अपन बात करते हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन भी होती है क्या फोर्स के लिए। तो देखिए अभी मैंने बात करी कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को या तो मैं पुल करता हूं, मेरी तरफ उसको पुल करता हूं, या उसको मैं पुश करता हूं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी बच्चों यहाँ पर। चाहे तो अपन उसको पुश करें और चाहे उसको पुल करें, पुशिंग एंड पुलिंग ऑलवेज एक्ट्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी से दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्शन की मैंने बात कर ली यहाँ पर, बड़ी सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, जिस डायरेक्शन में पुशिंग और पुलिंग होगा वही उसकी डायरेक्शन होगी फोर्स के लिए। तो ये जनरल अपन ने बात कर ली। चलिए बच्चों अपन बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेज कितने होते हैं, कितने टाइप के फोर्सेज होते हैं। तो टाइप ऑफ फोर्सेज की अपन बात करते हैं तो जनरली बच्चों अपन इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फोर्स को जनरली हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर हमारे मैकेनिक्स में देखिए किस तरीके से कैटेगराइजेशन होता है इनका। टाइप ऑफ फोर्सेज, तो बच्चों अगर टाइप ऑफ फोर्सेज की मैं बात करूं तो इसका कैटेगराइजेशन हो गया 3 टाइप से। जो फर्स्ट कैटेगराइजेशन है वो हमने बोल दिया यहां पर फील्ड फोर्सेज। फर्स्ट टाइप के जो फोर्सेज है उनको मैंने बोल दिया फील्ड फोर्सेज। सेकंड जो टाइप है उसको मैंने बच्चों बोल दिया यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्सेज। और जो थर्ड टाइप है उसको मैंने यहां पर बोल दिया हिंज फोर्सेज। तो देखिए स्टैंडर्ड किस तरीके से यहां पर मैंने कैटेगराइजेशन किया 3 पार्ट्स में, फील्ड फोर्सेज, कॉन्टैक्ट फोर्सेज और हिंज फोर्सेज। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन, एक एक को अपन बच्चों यहां पर डिस्कस करते हैं। फील्ड फोर्सेज इसको बच्चों अपन बोलते हैं क्षेत्रीय बल, कॉन्टैक्ट फोर्सेज संपर्क बल, और हिंज फोर्सेज। हिंज एक तरीके से हो गया जैसे आप कोई भी बात कर, किसी ऑब्जेक्ट को आपने सस्पेंड कर दिया, लटका दिया, तो ये जो लटकाना होता है इसी को अपन बोलते हैं हिंज, है ना। जैसे कोई आपने जैसे सिंपल वर्ड में चलो मैं बात करता हूं, जैसे हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं कब्जा, जिसके आपके गेट वेट लगे होते हैं। तो आपने कोई कब्जा लिया और उससे कोई आपने रोड सस्पेंड कर दी, जैसे फैन सस्पेंडेड है तो हमने बोल दिया एक फिक्स कर दिया उसको एक जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं हिंज। हिंज कर दिया आपने, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया वहां पर। फील्ड फोर्सेज हो गए बच्चों जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्स हो गया आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गए आपके फील्ड फोर्सेज। तो फील्ड फोर्सेज में सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब फील्ड फोर्सेज वो हो गए जिनमें ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में होना कंपलसरी नहीं है। नॉट कंपल्सरी टू बी इन कॉन्टैक्ट। जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ संपर्क में हो, कांटेक्ट में हो। तो कांटेक्ट में होना यहां पर कोई इसका कंपल्सन नहीं है। तो ऐसे फोर्सेज को हम बोलते हैं फील्ड फोर्सेज। जनरली फील्ड फोर्सेज की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन डिटेल में स्टडी करते हैं ग्रेविटेशन के चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपन डिटेल में स्टडी करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th में। पूरे आप चैप्टर्स स्टडी करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे होते हैं बच्चों आपके फील्ड फोर्सेज। तो मैग्नेटिक फोर्स को भी अपन क्लास 12th में स्टडी करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्लास 11th में ही हम स्टडी करते हैं इसको, और ये दोनों हम क्लास 12th में स्टडी करते हैं डिटेल में। तो ये अपन ने बेसिक क्लासीफाई कर दिया यहाँ पर फील्ड फोर्सेज को।
सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्सेज की, तो बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होते हैं, यहां पर बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये सिंपली हम कह सकते हैं बॉडीज का, जिन भी दो बॉडीज के बीच में या ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम बात करते हैं फोर्स की, तो ये बॉडीज होनी चाहिए भाई फिजिकल कांटेक्ट में, मतलब एक दूसरे के साथ ये संपर्क में होनी चाहिए, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोल देंगे कांटेक्ट फोर्सेस। अब ये कांटेक्ट फोर्सेस होते कितने टाइप के, तो चलिए बात करते हैं इसके लिए, क्लासिफाई करते हैं इसको भी। तो जो कांटेक्ट फोर्सेस है बच्चों, इसको मैंने क्लासिफाई कर दिया फिर से। तो एक तो हो गया नॉर्मल फोर्स, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। डिटेल में मैं 1 बाय 1 स्टडी करूंगा इनको। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे अपन। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सेकंड कांटेक्ट फोर्स मैंने बोल दिया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को बच्चों अपन डिटेल में स्टडी करते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। यहां पर अपन डिटेल में बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। जो और यहां पर अगर देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर मैं बोलूं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे मैंने बोल दिया यहां पर कि भाई ये हमारा कोई एक सरफेस थी, इस सरफेस पे मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमेशा होता है। इसको हम कैपिटल एन या कुछ बुक्स वाले इसको कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। तो इस सरफेस और इस बॉडी या इस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन की वजह से जो अपोज करेगा यहां पर मोशन को, वो फोर्स होता है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं अगर बात करूं कि ये ऑब्जेक्ट इधर ट्रेवल कर रहा है, तो ये पीछे की तरफ हो गया यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इस तरफ हो गया ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अगर दोनों फोर्सेस अवेलेबल होते हैं तो यहां पर आप इनका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। F इज इक्वल टू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बच्चों किस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स का। ये जनरल कॉन्सेप्ट है जिस पे आपके कॉम्पिटिटिव सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये अलग से यहां पर आपको चीज एक्सप्लेन करी है। चलिए बच्चों, बाकी के अगर मैं फोर्सेज की बात करूं और कॉन्टैक्ट फोर्सेज हम कौन कौन से कह सकते हैं, और बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने बोल दिया जैसे टेंशन। स्ट्रिंग्स में अपन बात करते हैं टेंशन फोर्स की। कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी डोरी है, उसमें अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करते हो, उससे लटका देते हो, तो डोरी तन जाती है। उस तनने को ही हम बोलते हैं टेंशन या तनाव बल। तो टेंशन फोर्स ये भी हो गया आपका एक कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक और पैटर्न हम यहां पर कह सकते हैं इसका, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स जैसे स्प्रिंग से कोई भी बॉडी को आपने कनेक्ट कर दिया, तो वहां पर भी लगने वाला फोर्स हो गया बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरीके से हम यहां पर क्लासिफाई करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी 4 डिफरेंट पार्ट्स में। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और टेंशन को हम यहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स जैसा कि मैंने बताया सर्कुलर मोशन के साथ में स्टडी किया जाता है, तो वहां पर अपन इसको स्टडी करेंगे। और स्प्रिंग फोर्स को बच्चों अपन डिटेल में बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी में। चलिए लास्ट में अपन बात करते हैं हिंज फोर्सेज क्या होते हैं। तो हिंज फोर्सेज की मैं अगर बात करूं, तो अभी जैसे मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया, लेट अस से कि भाई ये कोई आपकी इस तरफ कोई रिजिड वॉल या सरफेस मैंने बोल दी, और यहां पर ये मैंने हिंज कर दिया, कोई एक रोड है, जिसको ये एक रोड ले ली बच्चों मैंने यहां पर। इस रोड को इस स्ट्रिंग से मैंने हिंज कर दिया। ये क्या है आपकी स्ट्रिंग है, कोई डोरी है, और इसको ये हमने यहां पर क्या कर दिया, हिंज कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर इस जो रोड को हमने हिंज किया है, इस पे फोर्स कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों इस पे फोर्स कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं ये 2 तरीके कौन से होते हैं, यहां पर 2 मेथड्स कौन से होते हैं हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के। तो बच्चों फर्स्ट मेथड यहां पर मैं बोल सकता हूं by finding components, by finding vertical and horizontal components।
एक तो आप कंपोनेंट्स की हेल्प से यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दो। और सेकंड जो मेथड है वो आप इसका क्या यूज कर सकते हो हिंज फोर्स निकालने के लिए, बाय फाइंडिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बाय फाइंडिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इस तरीके से बच्चों आप हिंज फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करके और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को फाइंड करके। तो ये अपन ने जनरल क्लासिफिकेशन स्टडी किया ऑफ फोर्सेज। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर वन बाय वन। जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में अपन बच्चों डिटेल में स्टडी करने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन और हिंज फोर्स के बारे में अपन इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन। तो बच्चों अगर सबसे पहले अपन बात करें यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है दैट व्हाट इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, a contact force which always acts normal to the surface। तो सिंपल वर्ड्स में आप इसको कह सकते हो दैट इट इज अ नॉर्मल फोर्स टू द सरफेस। सो आप क्या बोल दोगे बच्चों यहां पर कि सब किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत लगने वाला जो बल है वो हो गया आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो देखते हैं किस तरीके से। लेट अस से कि भाई ये कोई आपकी एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट आपका यहां पर प्लेस्ड है। लेट अस से ये m मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो गया, ये लो सा, इसकी सरफेस से परपेंडिकुलर, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n से। ठीक है। अब अगर इस सरफेस को मैं किसी एंगल से रेज कर दूं, इफ दिस सरफेस इज रेज्ड बाय एन एंगल थीटा, तो बच्चों देखिए ये आपकी जब सरफेस थी ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो ये था आपका नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये आपका नॉर्मल फोर्स हो गया बच्चों यहां पर। अब अगर मैं इस सरफेस को किसी एंगल से रेज करते जाऊंगा तो यहां पर ये नॉर्मल फोर्स भी रेज होते जाएगा। मतलब सरफेस चाहे जैसी भी हो, नॉर्मल फोर्स उस सरफेस से होगा हमेशा परपेंडिकुलर। तो जैसे ये मैंने बोल दिया कि भाई इस सरफेस को मैंने अभी इस तरीके से रेज कर दिया कुछ, ठीक है, इस तरीके से सरफेस को रेज कर दिया, ये थीटा एंगल से रेज होगी और ऑब्जेक्ट था आपका वो यहां पर m मास वाला। तो ये m मास का ऑब्जेक्ट है यहां पर। अब इसके लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताना है। तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर कि भाई क्या कॉन्सेप्ट इसका है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो हमेशा ही होगा उस सरफेस से परपेंडिकुलर। तो यहां पर बच्चों आपने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्रॉ किया, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर बात कर सकते हो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। जैसे जो जनरल पैटर्न ऑफ नीट जेईई क्वेश्चन है वो आपको यहां पर क्या, जैसे लैडर वाले क्वेश्चन पूछता है आपको जनरली। यहां पर लैडर वाले क्वेश्चंस में क्या हो गया, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये इस तरीके से दो सरफेसेज हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये वर्टिकल सरफेस। जैसे कोई भी बोल दिया आपने आपके कमरे की दीवार है, तो एक तो हो गई आपकी दीवार और एक हो गया आपका फर्श, है ना। वन इज द वॉल ऑफ रूम एंड वन इज फ्लोर। और यहां पर ये इस तरीके से कोई लैडर आपने रख दी। ठीक है बच्चों, तो अब इस लैडर पे दोनों एंड्स पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हैं वो क्या हो गए। तो देखिए बच्चों, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये लैडर कांटेक्ट में है यहां पर, और एक ये लैडर कांटेक्ट में है यहां पर इस सरफेस पे। ठीक है, तो दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गए इस लैडर पे। लैडर सीडी बोल दिया बच्चों, ये सीडी है आपकी। तो बच्चों इस वाली सरफेस पे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब देखिए इस लैडर से परपेंडिकुलर, तो यहां पर तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया ये वाला,
और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहां पर तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया ये वाला, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया ये। अगर मैं इसको N1 बोलता हूं तो बच्चों ये वाला फोर्स हो जाएगा यहां पर N2, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इस तरीके से अपन बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो गया। दूसरा अपन चलिए बात करते हैं यहां पर टेंशन की। टेंशन फोर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। सो टेंशन फोर्स की अपन बात करें बच्चों तो क्या हो गया टेंशन फोर्स। लेट अस से सबसे पहली चीज तो कि टेंशन फोर्स हुआ क्या। सो कीप इन माइंड दैट इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान रख सकते हो कि भाई जो तनाव है, इस तनाव को कॉन्सेप्ट क्या बना सकते हो यहां पर, तनाव को भगाना है ना, टेंशन को दूर करना है भाई, यहाँ पर टेंशन हटानी है, यहाँ पर टेंशन हटानी है। इसका मतलब खुद से, खुद मतलब ऑब्जेक्ट, ये बोल दिया हमने। तो इसका मतलब हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जहाँ कहीं भी आप स्ट्रिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे जहाँ पर टेंशन होगी, तो टेंशन वाले क्वेश्चंस में आपको सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यूटिलाइज करना है दैट इट्स डायरेक्शन शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से अवे होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस करता हूँ। ये मैंने कोई एक स्ट्रिंग ली और इस स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैंने सस्पेंड कर दिया। अब देखिए बच्चों, ये स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट हमने एक एंड को तो फिक्स कर दिया और एक एंड पे हमने कोई ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया। तो इसमें टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, डाउनवर्ड्स। तो बच्चों टेंशन की डायरेक्शन होगी यहाँ पर अपवर्ड्स, मतलब अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे अब हमने बोल दिया कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन पे कैसे टेंशन हम फाइंड आउट करेंगे। दोनों दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों को हमने अलग अलग स्ट्रिंग से अटैच कर दिया। देखिए ये स्ट्रिंग एक अलग है, ये एक डोरी अलग डोरी है और ये वाली डोरी अलग है। तो अब यहां पर कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन के लिए अब आपको सेकंड रूल जो है वो ध्यान रखना है। क्या कह सकते हैं सेकंड रूल, all the bodies connected to a single string experiences same tension। अगर एक ही डोरी से कई सारी ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं, एक ही स्ट्रिंग से कई सारे ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड है, तो बच्चों सब में टेंशन होगी सेम, लेकिन बट डिफरेंट स्ट्रिंग्स होंगी। तो बच्चों डिफरेंट स्ट्रिंग्स होने पे टेंशन भी डिफरेंट होंगी हर एक में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टेंशन भी होंगी डिफरेंट। तो यहां पर देखिए इस वाले पैटर्न में वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि अगर दो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट अस से दिस इज ऑफ मास m1 एंड दिस इज ऑफ मास m2, दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो बच्चों दोनों में यहां पर टेंशंस होंगी अलग अलग। अब देखिए ऊपर वाले ब्लॉक की मैं बात करता हूं, तो ऊपर वाले ब्लॉक में टेंशन, कितनी टेंशन होगी ऊपर वाले ब्लॉक में, और नीचे वाले ब्लॉक में कितनी टेंशन होगी। तो देखो बच्चों ऊपर वाले में ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, लेट अस से कि भाई यहां पर कोई टेंशन हो गई आपकी T1, ये T1 टेंशन हो गई। अब ये जो m1 मास का ऑब्जेक्ट है ये नीचे वाली स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है, तो नीचे वाली स्ट्रिंग से दो ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड है m1 एंड m2 मास के। तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे तो कितनी टेंशन क्रिएट हुई, तो इस पे तो देखो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो नीचे की तरफ इस पे टेंशन हुई और इसको हमने बोल दिया T1।
T1 टेंशन नीचे की तरफ हुई और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे M2 मास वाले ऑब्जेक्ट पे जो टेंशन होगी बच्चों उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स, लेकिन अब इसकी वैल्यू T1 के इक्वल नहीं होगी, ये होगी आपकी T2 के इक्वल, T2 के इक्वल। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये होगी T2, स्ट्रिंग अलग हो गई, तो ये T2 डाउनवर्ड्स और ये T2 अपवर्ड्स। अगर इस पूरे को मैं एक सिस्टम कंसीडर कर लूं, इस पूरे को मैं अगर एक सिस्टम कंसीडर कर लूं तो बच्चों एक सिस्टम कंसीडर करने पे देखिए ये T2 बीच वाली जो नीचे वाली स्ट्रिंग है उस पे तो M1 ब्लॉक पे T2 टेंशन लगी डाउनवर्ड्स, M2 ब्लॉक पे T2 टेंशन लगी अपवर्ड्स, तो यहां पर तो नेट टेंशन की वैल्यू हो गई 0 और जो ओवरऑल टेंशन है दैट इज T1 इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप यहां पर कह सकते हो कि भाई इन दिस सिचुएशन इट बिहेव्स एज ए सिस्टम। ठीक है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया इसका। चलिए और पैटर्न देखते हैं इस पे कि किस तरीके से टेंशन और पूछी जा सकती है आपको। अब देखिए बच्चों, और जैसे मैंने बोल दिया कि ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट था, इसको हमने किसी सरफेस पे प्लेस कर दिया, m मास का ऑब्जेक्ट है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, और ये यहां पर लगा दी हमने कोई पुली और इससे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर नीचे की तरफ कनेक्टेड है, लेट अस से इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो अब इस वाली सिचुएशन में टेंशन क्या होगी? तो बच्चों कॉन्सेप्ट आपको सेम ध्यान रखना है हर बार हर पैटर्न के क्वेश्चन में कि भाई एक ही स्ट्रिंग है, उससे चाहे कितनी भी बॉडीज कितने भी ऑब्जेक्ट्स आप कनेक्ट कर दो, सभी में आपकी टेंशन की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो देखिए ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, इस पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग आ गई आपकी यहाँ पर, तो इस m1 मास के ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन हो गई इस तरफ, ये बोल दिया मैंने T, और इसके लिए टेंशन हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में T। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट हो गए यहाँ पर भी आप सिंपल वे में टेंशन बता सकते हो कि किस तरीके से कैलकुलेट होगी। और एक पैटर्न, जैसे ये एक ही ऑब्जेक्ट है m मास का और ये किसी स्ट्रिंग की हेल्प से इसको पुल किया जा रहा है इस तरफ, ठीक है, ये बोल दिया हमने इस तरफ। तो बच्चों यहां पर इस वाली सिचुएशन में अब ये कांटेक्ट फोर्स तो है लेकिन ये टेंशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, इसको हम पुल कर रहे हैं इसको, तो अब की बार यहां पर प्रोड्यूस होगा एक्सीलरेशन। तो इनकी बात अपन डिटेल में आगे करेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका टेंशन फोर्स। तो हमने बात करी यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है और टेंशन फोर्स क्या होता है, इन दो की अपन ने यहां पर बात करी। इसी तरीके से चलिए एक और मैं बात कर लेता हूं वेट। वेट क्या होता है, क्योंकि इसकी भी काफी ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी। यहां पर W से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो वेट क्या हो गया, तो बच्चों जनरली अपन डेली जो प्रैक्टिस है उसमें अपन बोलते हैं कि साहब जैसे बोल दिया बता भाई तेरा वेट कितना है, तो बोलते हैं कि साहब 60 kg 65 kg। तो बच्चों 60-65 kg ये वेट नहीं होता, दैट इज मास ऑफ ए बॉडी, वो उस बॉडी का मास होता है। वेट कब बनता है, जब उस मास को हम मल्टीप्लाई कर दें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो हमेशा ध्यान रखना वेट होता है आपका mg, वेट होता है हमेशा mg। और अच्छा मैंने एक चीज अभी बोली शुरू में, जब फोर्स मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में पुश या पुल है। तो यहां पर देखिए वेट है, ग्रेविटी की बात हो रही है, ग्रेविटी होती है अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहे जैसे रखा हुआ हो उसका वेट हमेशा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ऑलवेज वेट किस तरह एक्ट करेगा, ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ और डाउनवर्ड्स। चाहे मर्जी जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ हो, इसकी डायरेक्शन हमेशा ही होगी डाउनवर्ड्स और टुवर्ड्स द अर्थ। जैसे मैंने बोल दिया कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है m मास का, तो इसका वेट बताओ भाई, तो वेट की डायरेक्शन ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है। अगर इसी को मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रख दूं,
इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर ये ऐसे रख दिया, तो अब इसका वेट, तो अभी जैसे मैंने सिंपली एक चीज बोली कि चाहे जैसे मर्जी इसको रख दो, इसकी डायरेक्शन तो हमेशा ही क्या होगी, डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर। चाहे जैसे इसको रख दो, डायरेक्शन ऑफ वेट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। तो ये बच्चों अपन ने बात करी जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जाते हैं और किस तरीके से इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बच्चों इतना ही। बच्चों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से समझाया जा रहा है उससे आपको लगता है कि आप आपके कॉम्पिटिटिव सेक्शन में कुछ अच्छा कर सकते हो, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए सो दैट कि और भी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था बच्चों, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह आपकी नहीं लगनी है। आपको सिंपली जो दिया हुआ कंटेंट है उसको एंजॉयमेंट के साथ में स्टडी करना है तरीके से। आपको हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, हर एक चीज़ का पैटर्न, हर एक न्यूमेरिकल सोल्व करने की टेक्निक, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इन डिटेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।